नमस्कार, यूट्यूब के सवाल जवाब फैक्ट चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं इंजीनियर अभिषेक पांडे और लेकर हाजिर हूं आपके लिए एक नया वीडियो जो कि क्लास 11th के फिजिक्स पार्ट फर्स्ट का लेक्चर है। बच्चों, हम अभी चैप्टर 1 की स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर 1 जिसका कि नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। अब तीसरे लेक्चर की में आज हम डायमेंशन के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आप ध्यान लगा कर देखिएगा। जो चीज़ें आपको न समझ में आए आप हमसे बाद में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवालों का जवाब दे सकूं। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशन के ऊपर। तो अभी जो हेडिंग है वो क्या है? डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ था कि 7 तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि डायमेंशन होती क्या है ये फिजिकल क्वांटिटीज़ की। ठीक है। तो द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे हमने पढ़ा कि कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ के साइंटिस्ट अलग अलग तरीके की यूनिट्स यूज किया करते थे। तो इन सब बातों के लिए हमने क्या किया कि ये पढ़ा कि एम के एस प्रणाली क्या है, सी जी एस प्रणाली क्या है, ये सब हमने स्टडी किया। ठीक है। तो अब इस वीडियो में हम डायमेंशन के बारे में जानेंगे। तो जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि लेंथ, जहाँ जहाँ भी लेंथ आएगी ना हम वहाँ पर एल लिखेंगे, मास के लिए एम लिखेंगे, टाइम के लिए टी लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए लिखेंगे। क्यों? क्योंकि करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को के से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो केल्विन होती है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी मतलब ज्योति तीव्रता को हम कैडला में मेजर करते हैं, इसको हम सी डी से रिप्रेजेंट करेंगे ब्रैकेट में। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल लिखते हैं। और जो भी ये यूनिट्स होती है ना, इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे। ठीक है। तो डायमेंशन के फॉर्म में जब लिखना होगा तो हम उनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। इसके कई सारे फ़ायदे ये होते हैं, जैसे कि अभी अगर हम लेंथ की बात करें तो बच्चों हम लेंथ को किस में, हम ये भी कह सकते हैं कि 5 मीटर, या ये भी कह सकते हैं कि 500 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ पर मीटर यूनिट हुई, यहाँ पर सेंटीमीटर हुई। तो हुआ क्या कि अलग अलग यूनिट्स हो जा रही हैं। तो रिप्रेजेंट करने के लिए लेंथ को अगर हम सिर्फ एल लिख देंगे तो वो फिर यूनिट आपकी चाहे मीटर में हो, चाहे सेंटीमीटर में हो, चाहे माइक्रोन में क्यों ना हो, सबके लिए अप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है। मतलब ये सब चीज़ों को कॉमन बना देता है। तो अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं फोर्स का, कि फोर्स का डायमेंशन क्या होगा। हमको क्या जानना है? फोर्स की डायमेंशन। तो हम जानते हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन मतलब मास मतलब द्रव्यमान होता है और एक्सेलरेशन मतलब त्वरण होती है। तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो मास की जगह पे मास ही रह जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन की जगह पे एक्सेलरेशन क्या होता है? त्वरण। त्वरण की हिंदी में क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, मतलब वेग परिवर्तन बटे समय। तो ये जो त्वरण होता है वो त्वरण का जो यूनिट होती है वो लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि जहाँ पर मास है, मास की जगह पे मास है वहाँ पर हमने कैपिटल एम लिख दिया और ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। क्यों? क्योंकि मास की डायमेंशन कैपिटल एम होती है। और अगर हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया तो ये बताती है कि हम डायमेंशन लिख रहे हैं। लेंथ के लिए हमने एल यूज करते हैं, तो एल को हमने ब्रैकेट में यूज कर दिया। और अपान में है टाइम स्क्वायर, टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं तो टी का स्क्वायर हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया एम एल टी टू दी पावर -2। क्यों? ये टी जब ऊपर गया न्यूमरेटर के साथ तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। तो एम एल टी टू द पावर -2। ये डायमेंशन किसकी हो गई? ये डायमेंशन है हमारे फोर्स की। ठीक है जी। अच्छा, तो अब यानी फोर्स की ये डायमेंशन हो गई। तो इसी को हम क्या कहते हैं? डायमेंशनल फार्मूला। मतलब जब हम उसके फिजिकल क्वांटिटीज़ को डायमेंशन में लिख दिए
तो क्या हो गया हमारा डायमेंशनल फार्मूला। तो ये हमारे फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। और अगर हमने क्या किया, अगर इसकी क्वांटिटी को F आगे लिख दिया, F इक्वल टू एम एल टी टू द पावर माइनस 2, तो ये क्या हो गया हमारी डायमेंशनल इक्वेशन हो गई। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगली टॉपिक हमारी क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। अभी तक हमने क्या किया कि डायमेंशन के बारे में जाना कि डायमेंशन होती क्या है। वहाँ पर हमने 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज़ थी उनके डायमेंशन को सीखा। ये जाना कि इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और किसी भी फार्मूले का, किसी भी चीज़ का डायमेंशन इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है। अब हम जानेंगे डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। डायमेंशन की एनालिसिस कैसे करते हैं, तो उसमें कुछ कॉमन रूल्स होती हैं। कुछ कॉमन रूल्स जो हम अलजेब्रा में पढ़े हुए हैं, डायमेंशनल के केस में भी वही लागू होता है। जैसे कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड विच हैव सेम डायरेक्शन। जिनके पास सेम डायरेक्शन होती है ना, वो क्या होती हैं, ऐड या सब्सट्रैक्ट किए जाएंगे, जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन का यूज़ होगा तो मैथमेटिक्स में जैसे हम करते हैं कि जैसे बेस सेम हुआ, एल टू द पावर ए यहाँ पर है, एल टू द पावर बी यहाँ पे है, तो जो फाइनल डायमेंशन बनेगी वो क्या होगी, एल टू द पावर ए प्लस बी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्या होते हैं, पावर ऐड हो जाते हैं। और उसी तरीके से डिवीज़न में क्या होगा, इन केस ऑफ डिवीज़न यहाँ पे पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती है। डिवीज़न में मेनली 2 चीज़ें होती हैं, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर होता है। तो जैसे हम सिंपली अलजेब्रा में करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी डायमेंशनल एनालिसिस में भी हम चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पे, वो है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। अच्छा, अब डायमेंशन, बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं डायमेंशन के बारे में। ठीक है, पढ़ने तो हम पढ़ रहे हैं कि डायमेंशन के बारे में, आखिर इसका यूज क्या है। अभी तक तो आप लोगों ने बस इतना जाना कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे लेंथ है मैंने कैपिटल एल में लिख दिया, मास है कैपिटल एम में लिख दिया, और फार्मूला बना दिया जैसे कि F इक्वल टू, एफ़ की डायमेंशन क्या है फोर्स की, तो हमने कहा एम एल टी टू द पावर माइनस 2, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अभी हमारे समझ में बस इतना सा आया। लेकिन देखो बच्चों, इसका यूज क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो डायमेंशन है इसका यूज क्या है, एक तो ये है कि हम कोई भी फार्मूला सही है या गलत है इस चीज़ को जांचेंगे। पहली चीज़ क्या करेंगे, हम फार्मूले को चेक करेंगे कि सही है या गलत। और दूसरी चीज़ ये है कि हम कोई नया फार्मूला बना सकते हैं अगर चीज़ें कुछ दी हुई हों। तो मतलब मेनली इसका 2 चीज़ें हैं, एक तो चेक करने का काम करता है और दूसरा फार्मूला मेक करने का काम करता है। ठीक है। तो अब हम जैसे एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। जो हमारी पहली टॉपिक है, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। देखो, अगर कोई भी इक्वेशन हमको दिया हुआ है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन अगर राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इक्वेशन सही है, वो कंसिस्टेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा बच्चों कि अगर लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए तो ज़रूरी नहीं कि वो फार्मूला भी सही हो। लेकिन हाँ, इसमें देखिए 2 कंडीशन बनेंगी। अगर लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है तो ये चांसेस ज़रूर रहेगा कि आपका फार्मूला सही है। अगर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर होगा तो ये चांसेस ज़रूर रहेगा कि आपका फार्मूला सही है। लेकिन अगर लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर नहीं होगा तो ये 100% तय है कि आपके फार्मूला में कुछ ना कुछ गलती है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि इफ़ एन इक्वेशन फेल्स कंसिस्टेंसी टेस्ट इट इज़ प्रूव्ड रॉन्ग, बट इफ़ इट पासेज इट इज़ नॉट प्रूव्ड राइट। ठीक है। और दूसरी पॉइंट में कहा गया है कि दस अ डायमेंशनल करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी एक्चुअली एन एग्जैक्ट और करेक्ट इक्वेशन, बट अ डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है कि हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। तो देखो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे हाफ एम बी स्क्वायर की। तो हाफ एम बी स्क्वायर की जब हम डायमेंशन निकाल रहे हैं तो ये जो हाफ है ये
हमारी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं होती, और यही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कि आपका अगर इक्वेशन डायमेंशनल कंसिस्टेंट है तब भी ज़रूरी नहीं कि आपके फार्मूला सही ही हो। ठीक है, अब जैसे हाफ एम वी स्क्वायर है, इसकी जब हम डायमेंशन निकालते हैं तो एम के लिए हमने एम का यूज़ किया, कैपिटल एम का डायमेंशन, और वी मतलब वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी टू द पावर -1, तो एल टी टू द पावर -1 का होल स्क्वायर हो गया। और लेफ्ट साइड फिर हम जिसको और सॉल्व करते हैं तो हमारा रिजल्ट होता है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। उसी तरीके से एम जी एच, ये जो राइट साइड की वैल्यू है, इसमें हम देखिए एम की जगह एम लिख दिए। जी क्या है हमारी, ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन के केस का डायमेंशन क्या होता है एल टी टू द पावर -2, वो हो गया। और एच हमारी हाइट को रिप्रेजेंट करता है, तो हाइट को हम किस में, लंबाई में ही मेजर करते हैं, इसलिए यहाँ पर एल लिख दिया गया है। और फिर राइट हैंड साइड की डायमेंशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब ये क्या है, डायमेंशनली कॉन्सिस्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो डायमेंशन का एक यूज हमको समझ में आया क्या, वो यूज ये है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के बराबर होगा तो डायमेंशनली कॉन्सिस्टेंट होगा, और ज़रूरी नहीं है कि उस समय फार्मूला सही ही हो, लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होगा तो ये 100% तय है कि हमारा फार्मूला सही नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले यूज के ऊपर। अभी अभी हमने बताया कि डायमेंशन के मेनली दो यूज हो गए। एक यूज तो ये हो गया कि भाई हम चेक कर सकते हैं कि हमारा दिया गया इक्वेशन सही है या गलत है, वो अभी हमने अभी जस्ट अभी पढ़ा है। दूसरा हम जानेंगे कि किसी भी फार्मूला को कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। ठीक है, तो हमारी टॉपिक क्या है, डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज। द मेथड ऑफ डायमेंशन कैन बी यूज टू डिड्यूस रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन कैसे बनाते हैं, इसको हम इस वीडियो में समझ रहे हैं। हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे साफ साफ दिखाई अगर नहीं पड़ रहा तो बच्चों आप सुन सकते हो। मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी करूँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास व्यूवर्स की अच्छी खासी संख्या हो, सब्सक्राइबर अच्छे खासे हों। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं कि कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग दैट ऑक्सिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on its length L, mass of bob B, and acceleration due to gravity G. Derive the expression for its time period using method of dimensions। तो हमको क्या करना है कि कह रहा है कि एक पेंडुलम है जिससे कि कोई बॉब लटक रही है, स्ट्रिंग के माध्यम से बंधी हुई है, और इसको हम खींच कर छोड़ देते हैं, तो इसके हमको ये जो टाइम पीरियड होता है टी ना, उसकी वैल्यू निकालनी है। और ये किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये जो बॉब लटकी हुई है, ये बॉब यही होती है ना जी, जैसे ये है, ये स्ट्रिंग हो गई हमारी, तो स्ट्रिंग की एल लंबाई पर, इसकी लंबाई पर निर्भर होगा। ये जो बॉब लटक रही है इसका कुछ मास होगा एम, और चूँकि ये लटक रही है तो कुछ इसके ऊपर अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होगी जी। ठीक है जी, तो ये तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, एल जी एम पर। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, टाइम पीरियड, क्योंकि अगर हम इसको पकड़ के छोड़ देंगे तो ये इधर जाएगी, फिर रोटेट होगी, ऑक्सीलेट होगी, तो हमको टाइम पीरियड का फार्मूला क्रिएट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे केस में जब फार्मूला बनाना होता है, तो जैसे कि हमने कहा कि टाइम पीरियड टी हमारा किस किस चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एल पर, जी पर, एम पर। ठीक है, तो हम एक इक्वेशन लिख लेंगे कि हमारा टी इज इक्वल टू के एल टू द पावर एक्स, जी टू द पावर वाई, एंड एम टू द पावर जेड, जहाँ पर के क्या है हमारा डायमेंशनल कांस्टेंट है, और एक्स वाई जेड क्या है, एक्सपोनेंट है। तो हमने अब हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे, तो इसको हम एल टू द पावर 0, एम टू द पावर 0, टी टू द पावर 1 लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि देखो एल टू द पावर 0 का मतलब 1 होता है, एम टू द पावर 0 का मतलब भी 1 हुआ, और टी टू द पावर 1,
तो किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। और राइट साइड की अगर बात की जाए तो के क्योंकि एक क्वांटिटी है, फिर इसलिए ये न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, इसलिए ये डायमेंशनलेस हुई। ये तो इसके लिए कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन ये जो एल है, एल के लिए एल लिख दिया, लेंथ है भाई, इसकी डायमेंशन एल। जो जी है ये ग्रेविटेशन है, एक्सेलरेशन की यूनिट लिख दी गई, उसकी डायमेंशन है एल टी टू द पावर -2, और एम की जगह एम लिख दिया गया। और अब उस एल का पावर एक्स, और ये जो वेलोसिटी की थी एक्सेलरेशन का था उसकी पावर वाई, और जो मास का था उसका पावर जेड कर दिया गया। अब हम क्या करते हैं, जब राइट साइड और लेफ्ट साइड को सॉल्व करके दोनों की पावर को कंपेयर करते हैं। जैसे इधर एल है, एल का पावर 0 है, और इधर एल का पावर एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई किसके बराबर हो गया, 0 के। इसी तरीके से जब एम के पावर को हम कंपेयर करते हैं, एम का पावर 0 है या एम का पावर जेड है, इसका मतलब जेड 0 के बराबर है। उसी तरीके से -2y 1 के बराबर हुआ। जब हम इक्वेशन 1, 2, 3 को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1/2 और z की वैल्यू 0। और जब हम इन सब वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देते हैं तो हमें मिलता है t = k √L/g। तो ये क्या हो गया, हमारा फार्मूला बन गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि डायमेंशन की यूज क्या है, डायमेंशन होती क्या है। मैंने आप लोगों को बताया कि डायमेंशन के मेनली 2 यूज होते हैं। एक तो हम इक्वेशन सही है या गलत इसका पता लगा सकते हैं, और दूसरा हम किसी भी फार्मूले को क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर हम के की वैल्यू को नहीं निकाल पाते डायमेंशन एनालिसिस में, बट इतना तो पता हो ही जाता है कि कहीं न कहीं कोई न कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है। इस केस में बच्चों के का मान 2π होता है। कहने का मतलब t = 2π√L/g, ये हमारा होता है फार्मूला टाइम पीरियड का। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस तरीके से हमारा चैप्टर 1 जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट था, क्लास 11 की फिजिक्स पार्ट 1 का, वो ख़त्म हुआ। अब अगले लेक्चर में हम मिलते हैं बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।